क्या आप जानते हैं कि पहले इंसान जिसने यह साबित किया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, उसे इसकी सजा मिली थी? गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। वही शहर जो अपनी झुकी हुई मीनार के लिए मशहूर है। लेकिन गैलीलियो का दिमाग उस दौर में भी सीधा और मजबूत खड़ा था, जब सच बोलना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने यूनिवर्सिटी पीसा में मेडिसिन पढ़ी, लेकिन जल्दी ही उनका रुझान गणित और ब्रह्मांड की तरफ हो गया। उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बनाया और उसे आसमान की तरफ घुमा दिया। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। 1610 में उन्होंने देखा कि बृहस्पति ग्रह के 4 चांद उसके चारों ओर घूम रहे हैं, यानी सब कुछ धरती के चारों ओर नहीं घूमता। साफ था, सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि धरती। लेकिन यह बात चर्च के लिए बगावत थी। उस समय कैथोलिक चर्च मानता था कि धरती ही सब कुछ का केंद्र है। गैलीलियो ने अपने खोजों को प्रकाशित किया और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया। वो वैज्ञानिकों के बीच एक स्टार बन गए और चर्च के लिए खतरा भी। 1633 में उन्हें चर्च की अदालत में बुलाया गया। दबाव में आकर उन्हें अपने विचारों को झूठा कहना पड़ा। उन्हें उम्र भर घर में नजरबंद रखा गया। अंधेपन के साथ उन्होंने अपने आखिरी साल गुजारे। 1642 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। गैलीलियो ने सिर्फ सितारों को नहीं देखा, उन्होंने ताकतवर संस्थाओं को चुनौती दी और इसकी कीमत भी चुकाई। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार बनाया और फिर अपनी जिंदगी उसी का पछतावा करते हुए गुजारी। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क के एक अमीर यहूदी परिवार में हुआ था। वो बहुत ही तेज दिमाग वाले फिजिसिस्ट थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कर ली थी और क्वांटम फिजिक्स में बड़ी हस्ती बन गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसमें अमेरिका एटॉमिक बम बना रहा था। जुलाई 1945 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट न्यू मैक्सिको में हुआ। उस धमाके को देखकर ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की लाइन याद की, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का संहारक। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। लाखों लोग मारे गए और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद ओपेनहाइमर का दिल बदल गया। वो न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ बोलने लगे और हाइड्रोजन बम के विरोध में आ गए। 1950 के दशक में जब अमेरिका में कम्युनिस्ट विरोधी माहौल था, तो उनके पुराने संपर्कों और बयानों के कारण उन पर शक किया गया। 1954 में उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया। एक समय जो व्यक्ति हीरो था, वही अब संदिग्ध बन गया। उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी पढ़ाने और न्यूक्लियर हथियारों को रोकने की कोशिश में लगाई। 1967 में गले के कैंसर से उनकी मौत हो गई। ओपेनहाइमर ने इतिहास को बदला, लेकिन उसका बोझ भी उठाया। आज सब वॉटसन और क्रिक को डीएनए की खोज का श्रेय देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस खोज की असली चाबी किसके हाथ में थी? रोसलिंड फ्रैंकलिन, जिनका जन्म 1920 में लंदन में हुआ था, एक होशियार केमिस्ट जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में माहिर थी। ये एक तरीका है जिससे आप मॉलिक्यूल्स की बनावट देख सकते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में काम करते हुए उन्होंने फोटो 51 नाम की एक खास तस्वीर ली, जिससे डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का खुलासा हुआ। बिना उनकी अनुमति के वो फोटो वॉटसन और क्रिक को दिखाई गई। उसी की मदद से उन्होंने अपना डीएनए मॉडल बनाया और 1962 में वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला। फ्रैंकलिन का नाम कहीं भी नहीं। इतनी बड़ी खोज में उनका योगदान कभी सामने नहीं आया। 1958 में महज 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शायद एक्स-रे रेडिएशन की वजह से उन्हें कैंसर हो गया था। कई दशकों के बाद जाकर उन्हें उनका असली दर्जा मिला। आज उन्हें डीएनए की खोज में एक अहम हिस्सा माना जाता है। टेस्ला ने बिजली की दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी जिंदगी तन्हाई, गरीबी और गुमनामी में गुजारी। 1856 में उनका जन्म स्मिल्जान, जो अब क्रोएशिया में है, वहां हुआ था। बचपन से ही वो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिसिटी में काफी माहिर थे। अमेरिका आने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए थॉमस एडिसन के साथ काम किया, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी और उनका रिश्ता जल्दी ही टूट गया। टेस्ला का सबसे बड़ा योगदान था एसी करंट, जो एडिसन के डीसी करंट से ज्यादा प्रभावशाली था। इसी को लेकर वॉर ऑफ करंट्स शुरू हुई। एडिसन ने एसी को खतरनाक दिखाने के लिए जानवरों को करंट से मारा भी, लेकिन जीत टेस्ला की हुई।
आज पूरी दुनिया में एसी करंट ही स्टैंडर्ड है। टेस्ला की सोच बिजली से कहीं आगे थी। उन्होंने वायरलेस एनर्जी, रेडियो, रडार और रिमोट कंट्रोल जैसी तकनीकें पहले ही सोच ली थी। लेकिन टेस्ला अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। बाकी लोग उनके आइडिया से अमीर बनते गए और वो अकेले हो गए। 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल में टेस्ला की मौत अकेले हो गई थी। आज टेस्ला को दुनिया के सबसे दूरदर्शी आविष्कारकों में गिना जाता है। उनका नाम आज भी इनोवेशन की पहचान है। वो इंसान जिसने एक तरफ तो पूरी दुनिया का पेट भरा और दूसरी तरफ जहर से लाखों की जान ली। फ्रिट्ज हैबर का जन्म 1868 में प्रुशिया, जो अब पोलैंड का व्रोक्लॉ शहर है, वहां हुआ था। वो एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने हैबर बॉश प्रोसेस बनाया, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जा सकता है। इसी प्रोसेस से आज पूरी दुनिया में खाद बनाई जाती है और आज भी लगभग आधी दुनिया की फसलें इसी पर निर्भर हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हैबर ने केमिकल हथियार बनाए। उन्होंने क्लोरीन गैस बनाई, जो ट्रेंच वॉरफेयर में हजारों सैनिकों की जान ले गई। उनकी पत्नी क्लारा, जो खुद भी एक केमिस्ट थी, इस काम से बेहद दुखी थी। पहले गैस अटैक के बाद उन्होंने हैबर की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। इसके बावजूद हैबर को 1918 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया, खेती के लिए उनके योगदान के चलते। 1930 के दशक में जब जर्मनी में नाजी शासन आया तो हैबर, जो यहूदी थे, देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1934 में एक स्विस होटल में उनका देहांत हो गया। हैबर का नाम आज भी विवादों में रहता है, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने इंसानियत को जिंदा भी रखा और उसे तबाह भी किया।